हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 27 रुपये का शेयर है, गिरावट देखने को मिल रही है। इवन अगर आप एक महीने का ग्राफ देखोगे तो तेज़ी ना एक झटके में आती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ही दिन में 10% की तेज़ी 27 से 29 पे गया है। फिर क्या हुआ, वापस गिर गया, वापस बड़ी तेज़ी आई, 15-16% की तेज़ी आ गई एक ही दिन में। फिर अगर आप देख रहे हो तो जुलाई से ही ये गिर रहा है, 1 जुलाई से ही ये लगातार यहाँ पर गिरावट बन रही है और एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे बढ़ चुका है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 27 रुपये का शेयर है आलोक का, एक महीने में 2-2.5% की गिरावट है। एक साल में अगर आप देखते हो तो 71% का ग्रोथ ज़रूर है। और ये तेज़ी अगर आप देखोगे तो ये तब आई थी जनवरी में, जो तेज़ी आई थी यहाँ पर, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि रिलायंस ने जो वादा किया था इनको पैसा इन्फ्यूज़ करने का वो पूरा करा था, उसके चलते तेज़ी आई। उसके बाद देखो तो लगातार गिरावट भी बनी, 24 रुपये पर गया, वापस तेज़ी आई थी, वापस 30 पे गया, वापस यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी है। और देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जनवरी और मार्च में खबर आई थी इन्फ्यूजन को लेकर, उसके बाद कोई खबर नहीं है, तो उसके बाद कोई तेज़ी भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर जनवरी की खबर को लेकर अगर हम बात करने जाए तो जनवरी में 2 जनवरी को ये खबर आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में तेज़ी आई थी, क्योंकि आलोक के शेयर में तेज़ी आई थी, क्योंकि 3,300 करोड़ रुपए का भैया फंड इन्फ्यूजन की खबर थी रिलायंस की तरफ से। देखो आलोक के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब उस कर्जे को चुकाना भी है, तो आलोक को कर्जे से बचाने के लिए रिलायंस ने प्रॉमिस करा था अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में पिछले साल कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए वो इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। उनमें से उसी वायदे के तहत 3,300 करोड़ रुपए उन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए इश्यू कर दिए थे इसी साल जनवरी में, ठीक है। तो तेज़ी तब हमें देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप देखते हो तो दोबारा खबर यहाँ पर आई थी कि 7,000 करोड़ का जो रेस करने का प्लान था उसमें से शुरुआती दौर में 3,300 करोड़ तो चलो रिलायंस ने यहाँ पर डाले थे, लेकिन बाकी के जो 3,700 करोड़ रुपए जो है वो अलग अलग बैंक से एज ए लोन के तौर पर लेने का प्लान था इनका, लोन के तौर पर लेने का इनका प्लान था। और एक्सिस, एसबीआई, इन सब से यहाँ पर बात चल रही है, और वो भी लो कॉस्ट लोन। अब लो कॉस्ट लोन का मतलब ये है कि देखो इनके ऊपर जो कर्जा है तकरीबन 7, इनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब कर्जे को चुकाने, अब उसमें कई सारे बैंक्स का भी कर्जा है, तो अभी हो ये रहा है कि आलोक जो है वो पैसा रेस कर रहा है रिलायंस के ज़रिए, या फिर ये कह लो कि रिलायंस आलोक को पैसा दे रहा है ताकि जो हाई एंड लोन है ना उसको यहाँ पर चुकाया जाए और बैंक से लो कॉस्ट ईएमआई पर लोन लिया जाए। तो ये दो चीज़ यहाँ पर होने वाली है, और उसका जो असर है मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद जुलाई के क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकता है। उसका जो असर है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर वाइज भी तो वॉल्यूम भी 80 लाख के आसपास के देखने को मिले थे यहाँ पर, ठीक है, कल। और जो इसका हाई था वो एक टाइम पे 100 रुपये का भी था, और मार्केट कैप इसका भी 13,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन लास्ट इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर आप देखो तो बिकवाली के ज़्यादा देखने को मिले थे, लेकिन वो पिछले साल के थे, और देखा जाए तो जिस प्राइस पे बिकवाली हुई थी उससे तो ज़्यादा ही ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जहाँ तक इनके नंबर्स की बात करें, देखो 22 में बेहतरीन नंबर्स थे, क्योंकि देखो 22 में कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जो फिनेंशियल ईयर 2022 की बात अगर आप करोगे तो कोविड के टाइम पर यह था कि भैया चाइना से जो डंपिंग रुक रही थी उसका कहीं ना कहीं वजह ये थी कि इंडिया में आ रहा था वो डिमांड, तो एक झटके में तेज़ी आई देखिए रेवेन्यू वाइज। लेकिन बाद में लगातार रेवेन्यू गिरते चले गए। इवन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 5,500 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यू देखने को मिले थे। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है ये कंपनी, लॉस में है। लेकिन जिस तरीके से 7,000 करोड़ रुपए रेज करने का इनका प्लान था, मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हो, और अगर प्रॉफिटेबल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए। क्योंकि अगर आप इनका पी रेशो देखोगे तो वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं, कंपनी लॉस कर रही है। अगर हम इनके फिनेंशियल की तरफ नज़र करेंगे तो एक चीज़ पता चलती है कि अब तक इनके रेवेन्यू गिर रहे थे। अगर आप सितंबर और दिसंबर के रेवेन्यू देखोगे तो वो डिक्लाइन मोड में थे, लेकिन पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ गए, 1,477 करोड़ के यहाँ पर इसके रेवेन्यू देखने को मिले, जो कि अच्छे हैं रेवेन्यू, ठीक है। और प्रॉफिट जो था वो है नहीं, नुकसान है 215 करोड़ का। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से पैसा यहाँ पर इन्फ्यूज़ हो रहा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो लोन है अगर उसको चुकाया जाएगा
तो जो लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 क्वार्टर के बाद वो लॉस धीरे धीरे कम होगा और फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल भी होने के चांसेस इसके रह सकते हैं। रीज़न ये है कि अब तक इनका जो पैसा था वो डेट को चुकाने में जा रहा था, कर्जे को चुकाने में जा रहा था, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में ये जो पैसा है अगर वो बचता है, अगर ये अपने डेट को चुका देते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं इनके लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.05% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.32% का स्टेक है और एफआईज 2.34% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.29% की होल्डिंग बनती है, जिनमें से 17.15% रिटेल इन्वेस्टर के पास है और जो अदर पार्टीज़ है वो 5.14% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आलोक को लेकर तो अगेन मैं कहूँ कि कंपनी ख़राब नहीं है, हालांकि ख़राब हुआ करती थी, फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी थी, भरोसा करने लायक कंपनी नहीं थी ये। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो अनाउंसमेंट हुई थी रिलायंस की तरफ से कि यार इतना सारा पैसा इन्फ्यूज़ अगर होने वाला है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये ज़रूर होंगे कि अब तक इनके जो लॉसेस हमें देखने को मिल रहे थे, शायद 2-3 क्वार्टर बाद वो लॉस कम हो जाए और शायद हल्का फुल्का प्रॉफिट भी देखने को मिल जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एकदम से ट्रेंड यहाँ पर पलट जाएगा। अगेन ये पॉसिबिलिटीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ये पॉसिबिलिटीज़ है। अभी जून के नंबर्स इसके बहुत जल्दी आने वाले हैं और 4-5 दिन बाद इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं जून को, और जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो नेक्स्ट ट्यूसडे को इनके नंबर से, मंगलवार को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के। आज सैटरडे है और संडे मंडे 2 ही दिन बचे हैं, ट्यूसडे को इसके नंबर्स आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे आएँ, क्योंकि उसी के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर्स जो है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं इस बार, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्फ्यूजन था वो मार्च क्वार्टर में आया था रिलायंस की तरफ से, ठीक है, मार्च क्वार्टर की तरफ से आया था। बैंक से अभी तक भी इनको पैसा मिला है कि नहीं ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जो पैसा रिलायंस से मिला है वो तो तय है। तो उम्मीद करते हैं कि उस पैसों का इन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया होगा। उम्मीद करते हैं कि उसके चलते कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में हमें थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाए। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि एटलीस्ट ट्यूसडे के नंबर्स देख लो। देखो जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है, ट्यूसडे को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा और उसी के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ होने वाला है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर और इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अगेन मैं खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी वॉच लिस्ट में इसको ज़रूर ऐड करना, क्योंकि खबरों के आधार पर ये बहुत ज़्यादा मूव करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। और ट्यूसडे को नंबर्स भी आने वाले, रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और जिस तरीके से पैसा इन्होंने रेज करा है रिलायंस के ज़रिए, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि उस पैसों का कैसे इस्तेमाल यहाँ पर होता है और उसका क्या असर देखने को मिलता है नतीजों में। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।